नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। किसान प्रोटेस्ट पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई किसानों को लिया हिरासत में। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, ठाणे के जुपिटर अस्पताल में वे भर्ती। कुरान के अपमान को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, आप विधायक नरेश यादव की बर्खास्तगी की मांग। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव का संभल के भाईचारे को मारी गई गोली, ये सोची समझी साजिश। बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर, कोर्ट में बहस नहीं हुई पूरी, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। वक्फ के दावे के बीच छात्रों का विरोध जारी, उदय प्रताप कॉलेज परिसर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी खुली धमकी, कहा 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को नहीं किया रिहा तो होगी तबाही। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपनी बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन कर रहे करीब 700 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को गिरफ्तार करके सूरजपुर में स्थित पुलिस लाइन ले जाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। देखिए, किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या समाज के अन्य वर्गों का आंदोलन हो, हमेशा शांतिपूर्ण रहता है, सरकार के कारगुजारियों के विरोध में रहता है। हमेशा हम सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। सरकार के लोग, पुलिस बल के साथ मिलकर के शासन और प्रशासन के लोग उस आंदोलन को उग्र बनाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन सारे तत्वों को चिन्हित करे जो उसको उग्र बनाते हैं, तो सामने आएगा कि पुलिस है, प्रशासन है और सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग उस प्रदर्शन को उग्र कराते हैं। मसला हिंदू या मुसलमानों का नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हमारा बराबर का वो है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप समंदर में कैसे फेंक सकते हैं? एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिकता करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये जो पिंडोरा बॉक्स, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, हर मकान के नीचे कोई और धार्मिक स्थल ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग भी प्रधानमंत्री आवास के नीचे या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे मंदिर ढूंढने लगे तो ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है, लेकिन महायुति नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीमार हैं। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए उनका डेंगू और मलेरिया का टेस्ट किया गया। ये टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लगातार बुखार रहने पर उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इसके चलते वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए हैं। अब उन्हें जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुपिटर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम उनकी जांच करेगी। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी मौजूद हैं। सीएम लगातार बुखार और गले में संक्रमण की वजह से परेशान है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महागठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे थे। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई लौटकर सीधे सतारा स्थित अपने गाँव चले गए। से चर्चा होने लगी थी कि शिंदे नाराज है। दारेगांव में उनके बीमार होने की जानकारी शिवसेना नेताओं ने दी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। साथ ही एकनाथ शिंदे का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा कि सरकार की तरफ से बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा था, जहां विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर, संभल, अजमेर, अडानी मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि ये सब देश से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष उस पर चर्चा नहीं होने दे रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू होगी। हालांकि जिस तरह से संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा था वो दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के जो भी सवाल व मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेगा। देखिए, जिस तरीके से बार बार पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा था सरकार की तरफ से, विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि संभल पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था अजमेर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि अदानी का जो इंडाइटमेंट है उस पर चर्चा हो। ये सब देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं। देश में उनकी भागीदारी है और देश के सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये।
पर सत्ता पक्ष जो है उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहा था। लगातार हाउस को अडजर्न कर रहे थे। 15 मिनट पार्लियामेंट का शुरू नहीं हुआ कि आप अडजर्न शुरू कर देते हैं। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी देश के मुद्दों को रखने की जिम्मेदारी दी है, जो ब्लॉक किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू होगी। हम सब पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा हो, देश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो। पर जिस तरीके से स्थगित हो रहा था वो दर्दनाक था। अब ये एक स्पिरिट में, ये कोऑपरेशन की स्पिरिट में शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी अहम मुद्दे हैं और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की जो भी सवाल है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और भारत सरकार के हस्तक्षेप के आह्वान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो कहा है वो सही है। भारत सरकार क्या कर रही है वो हमारे हैं, वहाँ पड़ोसी अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो स्वाभाविक रूप से हमारे नेता जो भी कहते हैं वो सही है। संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर होनी चाहिए जो राज्यों में, हमारे राज्य में आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा, ग्रामीण सड़क का पैसा नहीं मिल रहा, सब हमारी सरकार दे रही है। 2021 से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मुंह की खाई है बंगाल में असेंबली के, और उसके बाद खाते चले गए हैं। अभी भी 606 मारा ममता बनर्जी ने, हमारा पैसा ही नहीं देते, जबकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सब कुछ जा चुका है। अभी ज्वलंत प्रश्न बने हुए हैं। डीएपी पे मेरा आज प्रश्न लगा हुआ है। 377 के अंदर जो वरिष्ठ नागरिकों को और हमारे जो पत्रकार बंधु जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो कंसेशन 2022 में खत्म हुआ, इन्होंने 2 साल में 22,145 करोड़ रुपया कमाया है। यानी वो बोझ किस पर गया? वरिष्ठ नागरिकों पर और जर्नलिस्ट पर। क्यों? मैं समझ सकता हूं कि लुटियन में जो बड़े बड़े टेलीविजन पर बैठे हैं उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको तो आवश्यकता है कि दूसरे मध्यम या अपने क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले लोग हैं, उनको तो जरूरत है ना। तो यह विषय मैंने उठाया है और डीएपी का विषय उठाया है। जो कमी है, किल्लत है, जो प्राइवेट वाले लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, 300, 400, 500 रुपए की ब्लैक बिक रही है, ये क्या मजाक है? किसान में हाहाकार मचा हुआ है। आलू और चावल नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइवेट को ही फायदा होगा ना। 3 कानून लाए थे ना, ये काले कानून, जिनको हटाया गया, किसानों के नाम पर लाए थे ये। तो लड़ाई लड़ी जाएगी। वो आज 0 आर में है मेरा लगा हुआ डीएपी पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिली। हालांकि परिणाम सामने आने के 1 हफ्ते से ज्यादा समय पर भी अब तक राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। चर्चा है कि राज्य में नई सरकार का गठन 5 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन सीएम के नाम का अता पता नहीं है। मगर अब ये लगभग तय है कि सीएम पद भाजपा के हिस्से में आने वाला है, लेकिन नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर कटाक्ष कर रहा है। उसका कहना है कि महाराष्ट्र में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। हो गए, डिसअपेयर हो गए हैं दोनों पार्टीज में अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जो कैसे डिसअपेयर? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपेयर या गायब हो सकता है? और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए, सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग अब तक। और राजभवन से अब तक सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिला है। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है, वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं दिल्ली से लोग, नाच रहे हैं। और उसके बाद भी 1,36,000 करोड़ का मामला चर्चा में है। सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद ही केंद्र से मांग की थी कि राज्य का पैसा लौटा दीजिए। उन्होंने उस दौरान ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इस पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने भी केंद्र से पैसे की मांग की। उन्होंने कहा है कि नहीं तो हमारे पास कानूनी विकल्प खुले हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहाना कोई नहीं कर रहा है, हम करेंगे भी नहीं। हमें काम करने का जनादेश मिला है
और उस जनादेश का हम सम्मान करते हुए काम करने की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके। कल ही आपने देखा होगा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई अधिकारियों की और स्पष्ट दिशा निर्देश कैसे राजस्व बढ़ाना है, राजस्व का संग्रह बेहतर तरीके से हो, राजस्व का मिसयूज नहीं हो, ये तय करिए और सभी को टास्क दे दिए गए हैं। एक गुड गवर्नेंस दिखेगा आपको। माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, जो दूरदर्शिता है, विकास की जो एक परिकल्पना उनके दिमाग में है, इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का जो एक सोच है, वो सोच धरातल पर उतरेगा। आप देखते जाइए, हम काम करने में विश्वास करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान, उनको साथ ही ये भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखें। हमारा पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया मुझे वापस कर दें, नहीं तो कानूनी विकल्प तो खुला है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अदालत के आदेश पर आपको देना पड़ेगा तो थोड़ी शीशा लेदर हो जाएगी भारतीय राजनीति पूरे देश में आपकी। इसलिए हमें सहयोग करें, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो पैसे हमें वापस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हो पाया है। बीजेपी नेताओं की ओर से ऐलान किया गया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। उसी हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर दी गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान की चर्चा हो रही है। उन्होंने राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का समंदर बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ के लॉन्च के अवसर पर कहा कि जीवन समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। गडकरी ने कहा कि व्यक्ति अगर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉरपोरेट में है तो उसका जीवन चुनौतियों से भरा रहता है। नितिन गडकरी ने राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि राजनीतिक असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र है, जहां सभी लोग दुखी हैं। जो पार्षद बनता है वो इस बात से दुखी होता है कि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला। एक विधायक इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि एक मंत्री इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला और वे मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मुख्यमंत्री इस बात से तनाव में है कि पता नहीं कब आलाकमान उन्हें पद छोड़ने के लिए कह दे। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और नितिन गडकरी के बयान से राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। सीएम फेस को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच नितिन गडकरी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सस्पेंस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हम एक बात समझ सकते हैं, अगर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है तो संख्याएं लानी होंगी, लेकिन यहां उन्होंने 2/3 से अधिक बहुमत दर्ज किया है। फिर वो किस पर काम कर रहे हैं? जिस आदमी ने धोखा दिया, जिसने बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी को तोड़ा, वो सीएम बनने के लिए बेताब है। देखते हैं अगर सबकी सहमति होती तो कितना समय और लगेगा। एक चीज तो हम समझ सकते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार न हो तो बहुमत जुटाना पड़ता है। यहाँ तो 2/3 से ज्यादा बहुमत है, फिर क्या जुटा रहे हैं? क्या लोगों को एक कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की, जो महाराष्ट्र का बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ बाला साहब की आत्मा को दुखाते हुए जिसने पद के लिए तोड़ दिया सेना ठाकरे साहब की बनाई हुई पार्टी को, आज वो तड़प रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखना है मुख्यमंत्री कौन होता है, कल तक की बात है। सब कुछ अगर सहमत से होता तो फिर इतना विलंब क्यों होता? वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी अंदर से टूट चुकी है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रियंका कक्कर ने कहा है कि बहुत दुखद है, केंद्र में जो सरकार बैठी वो झूठे वादे करती है। केंद्र सरकार को किसानों को अपनी बात रखने देनी चाहिए, किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को बांग्लादेश को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। देखिए, दिल्ली वाले भाजपाइयों के जुमलों में नहीं आने वाले। हमें पता है कि भाजपा के पास 20 राज्य हैं और वो कहीं भी आज तक मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी नहीं दे पाए। अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में जीत जाती है तो सबसे पहले वो दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी बंद करेगी और सीधा डिस्कॉम्स को अडानी के हाथों देगी।
जो महंगी बिजली और लंबे लंबे पावर कट्स देंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या गुजरात में होता है। देखिए, बहुत ही दुखद है कि आज केंद्र में एक इनसेंसिटिव सरकार बैठी है जो बार बार झूठे वादे करके सत्ता में आती है। उन्होंने हरियाणा चुनाव के टाइम 24 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहले किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, और चुनाव खत्म होते ही ये क्या करते हैं, बड़े बड़े कीले लगा देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं कि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए, अपनी बात तक ना रख पाए। आई एम ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने माना कि कहा कि किसानों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसका समाधान ढूंढे। बार बार किसान, हमारे अन्नदाता परेशान होते हैं। ये समाधान बातचीत से निकल सकता है, पर इस पर कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नरेश यादव द्वारा कुरान के अपमान पर नरेश यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र गुप्ता, अरविंद लवली, माइनॉरिटी मोर्चा समेत कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला है। देखिए, कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ की बेइज्जती भी करते हैं विधायक नरेश यादव। पंजाब की मलेर कोटला की जो कोर्ट है वो सजा सुनाती है 2 साल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और मुसलमानों के नए रहनुमा आदित्य ठाकरे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। शोएब इकबाल नहीं बोलते, बैरिस्टर ओवैसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला। ये किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया होता तो सारे मुसलमानों की भावनाएं, सारे मुल्ला मौलाना इकट्ठे हो जाते, उन सबकी भावनाएं आहत होती। लेकिन आज मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ पे बेइज्जती की गई है, सजा सुनाई गई है। क्यों नरेश यादव को बर्खास्त नहीं करे अरविंद केजरीवाल? ये आपराधिक चरित्र वाले लोग अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में जो बैठे हैं, ये एक संगठित अपराध चलाते हैं, जानबूझ के समाज का ताना बाना खराब करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि जिले के भाईचारे को गोली मारी गई है। ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा है कि देश भर से जो खुदाई की खबरें आ रही हैं उससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा। सपा चीफ ने सदन में कहा है कि संभल में सब साजिश के तहत हुआ है। यूपी में चुनाव था, इसलिए ये सब किया गया। संभल में हजारों साल से हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रह रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद भी चर्चा में है। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में कोर्ट में आज बहस पूरी नहीं हो सकी। मस्जिद विवाद पर सुनवाई टल गई है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हमारा कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया है, ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन अमान को खत्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुगल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुगल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुगल आक्रांता, मुगल आक्रांता। तो ये मुकदमा 850 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज जो निकल कर सामने आई है, शासित के अंतर्गत आती है, यानी कि एएसआई के अंतर्गत आती है। नहीं, ऐसे में इस पक्ष को ऐसा है। मैं आपको ये बताऊं, 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है
नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है, और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है। और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है बार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशियल किसी मैटर, तो उन्हें कोई राशि नहीं, न एएसआई एक्ट के हिसाब से, न 91 के एक्ट से, न वक्फ एक्ट से, न कोई काज ऑफ एक्शन है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज के वक्फ संपत्ति वाले दावे के बीच छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में ही मस्जिद से कुछ ही दूरी पर दर्जनों की संख्या में मोर्चा निकालकर वक्फ बोर्ड का पुतला फूका। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी भी की। वहीं यूपी कॉलेज के छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर अगले जुमे के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में आते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक इस मामले का पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सिर्फ 5 से 6 की संख्या में लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध जताते हुए उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों का कहना है कि आज वो परिसर में स्थित मस्जिद के कुछ ही दूरी पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संपत्ति वाले दावे पर कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरा परिसर संस्थापक राजश्री जी का है, कॉलेज के छात्रों का है। यहाँ किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों का दावा पूरी तरह से निराधार है। वहीं कॉलेज परिसर में ही छात्रों के विरोध को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते सप्ताह से चर्चा में आए उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ संपत्ति वाले दावे के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परिसर में समय समय पर पीएससी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, जिससे पठन पाठन जारी रहे। साथ ही निर्धारित समय अनुसार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा सके। ऐसे में आज होने वाले हनुमान चालीसा पाठ को लेकर प्रशासन द्वारा परिसर में पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। कई दिनों से संसद में चल रहा हंगामा आज थमा तो संभल के मुद्दे पर माहौल गर्म हो गया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया है। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने निचले सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाया। कहते कहते उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। इतने साथी हैं, आपके प्रेस के लोग भी वहाँ मौजूद थे चुनाव के दिन। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास खुशहाली तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी मांग यही है कि निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया ये सब कुछ, सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया, और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहाँ के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया। बांग्लादेश में पिछले 3 महीने से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। 5 अगस्त को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में स्थिति भयावह हो गई है। सत्ता गिरने के बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और देश को छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश में खून खराबा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती और इस्तीफा नहीं सौंपती तो देश में नरसंहार हो जाता। जब देश में लोगों को मारा जा रहा था तब मैंने देश को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सत्ता और शासन की जरूरत नहीं है। गढ़ भवन में हथियारबंद लोग घुस आए थे। मेरे पिता और राष्ट्रपिता बंगबंधु की तरह ही मेरी हत्या की भी योजना बनाई गई थी। मैंने अपने
सिक्योरिटी को आदेश दिया था कि वो गोली ना चलाएं, क्योंकि अगर फायरिंग होती है तो गढ़ भवन में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती। मैं ये नहीं चाहती थी। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में शिक्षक, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। 11 चर्च और कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर हमला किया गया। इस्कॉन के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ सख्त बयान दिया। उन्होंने गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर हमास को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ ये अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। उन्होंने इसे अमेरिका की प्रतिष्ठा और न्याय के लिए गंभीर मुद्दा बताया। बता दें कि इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के दौरान 2050 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें से लगभग 101 विदेशी इजरायली नागरिक अब भी हमास के कब्जे में है। हमास का दावा है कि इनमें से 33 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमला कर रहा है। पूरी गाजा पट्टी खंडर में तब्दील हो गई है। हमास की मांग है कि इजरायली सेना गाजा से चला जाए। वो बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। हमास की मांग पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, युद्ध जारी रहेगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।